बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमने अब तक छंद में बहुत अंगों के नाम, छंद के विभिन्न अंगों के नाम हमने पढ़े। लघु गुरु चिन्ह हमने पढ़ा, ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के बारे में हमने पढ़ा, ये सब हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं छंद के भेद के बारे में सेकंड पार्ट में। तो आइए हम देखते हैं कि छंद के कौन कौन से भेद होते हैं और छंद के भेद का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। छंद के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है वर्णिक वृत्त, तीसरा है मात्रिक छंद और चौथा है मुक्त छंद। इस तरह से छंद के निम्नतः 4 भेद होते हैं। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करके देखते हैं कि वर्णिक छंद क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिन छंदों में वर्णों की संख्या, क्रम, गण विधान तथा लघु गुरु के आधार पर पद रचना होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। अर्थात आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने देखा आगे के वीडियो को मेरे। अगर नहीं देखा है तो सब्सक्राइब कर जरूर मेरी वीडियो देखिए। लघु गुरु, लघु और गुरु मात्राएं आप लोगों ने देखा था। लघु मात्रा अर्थात एक सीधा मतलब छोटी मात्राएं और गुरु मात्राएं अर्थात बड़ी मात्राएं। तो इस तरह से जो पद रचनाएं होती हैं, इस तरह से जो छंद लिखे जाते हैं, जो दोहे सोरठे लिखे जाते हैं, वो वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। अर्थात केवल वर्ण के आधार पर, किसी भी वर्ड के आधार पर जो रचनाएं की जाती हैं वो वार्णिक छंद कहलाती हैं। अब सरल शब्दों में अगर हम समझें इसी को, तो जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जिस छंद के सभी चरण अर्थात प्रथम चरण, द्वितीय चरण, छंद में 6 चरण होते हैं, दोहे में 2 ही चरण होते हैं, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। तो उसी तरह से जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, अर्थात जितने भी वर्ण हो, पहले में जितना वर्ण हो उतना ही दूसरे में हो, उतना ही तीसरे में हो, 6 के 6 में समान ही संख्या हो, तो ऐसे छंद को हम वर्णिक छंद कहते हैं। अब देखते हैं आगे कि वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया है कि वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की जो संख्याएं होती हैं, जो वर्ण होते हैं, वो एक समान होता है और लघु गुरु का जो क्रम होता है वो भी समान ही होता है। ऐसे छंद को हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो वृत्तों की तरह इसमें लघु गुरु का क्रम निश्चित नहीं होता है। मतलब इसमें ये नहीं होता कि लघु पहले लाइन में लघु जहाँ पे जिस स्थान पे आया उसी लाइन में उसी स्थान पर दूसरी लाइन में भी आए, गुरु जिस स्थान पर आया उसी स्थान पर दूसरी लाइन में भी गुरु आए, ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता है। केवल वर्ण संख्या निर्धारित करती है। अर्थात मतलब केवल वर्ण की संख्या, जैसे तुक बैठना चाहिए, जिस तरह से जैसे राइमिंग होते हैं वो राइमिंग प्रॉपर होने चाहिए और इसमें 4 चरणों का होना भी अनिवार्य होता है। तो कम से कम 4 चरण होने ही चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरह से वर्णिक छंद क्या है और किस तरह से हम वर्णिक छंद को पहचान सकते हैं। बहुत ही सरल है, खाली आप लोग एक बार अच्छी तरह से अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोगों को पूरा वर्णिक छंद समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है। आगे हम देखते हैं वर्णिक छंद के भेद कौन कौन से होते हैं। तो वर्णिक छंद के 2 भेद होते हैं, साधारण और दंडक। 1 से 26 वर्ण तक के चरण या पाद रखने वाले वार्णिक छंद साधारण होते हैं और इसे अधिक वाले दंडक होते हैं। मतलब 1 से 26 वर्ण जिस चरण में होते हैं, ऐसे जो छंद होते हैं वो पाद छंद के अंतर्गत आते हैं और साधारण होते हैं। और इससे अधिक वाले जो होते हैं, मतलब 1 से 26 से ज़्यादा जो वर्ण होते हैं जिस छंद में, वो दंडक के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि प्रमुख वर्णिक छंद क्या है। तो प्रामाणिक
8 वर्ण स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, दोधक सभी 11 वर्ण, वंशस्थ, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित, नोटक सभी 12 वर्ण, वसंत तिलका 14 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, पंचचामर में चंचला में सभी 16 वर्ण होते हैं, मंदाकांता में शिखरिणी में सभी 17 वर्ण होते हैं, शार्दुल विकृणित में 19 वर्ण होते हैं, स्त्रगधरा में 21 वर्ण होते हैं, सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं, घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं और कवित्त मनहरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं। इस तरह आप लोगों ने देखा कि प्रमाणिका, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा इस तरह से अलग अलग छंद के नाम होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के वर्ण होते हैं। जैसे किसी में 8 वर्ण होते हैं, किसी में 11 वर्ण होते हैं, किसी में 12, 17, 15, 21, 22, 26 इस तरह से अलग अलग प्रकार के छंदों में अलग अलग वर्ण होते हैं। इस ऐसे वर्ण को वाणिक छंद के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि दंडक वाणिक छंद घनाक्षरी का उदाहरण क्या है। इसको पुकारे यहाँ रोक कर अरण्य बीच, इसमें क्या है 16 वर्ण है। चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे, यहाँ पर 15 वर्ण है। कैसे 15 और 16 वर्ण हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसको पुकारे यहाँ रोक कर अरण्य बीच, यहाँ पे देखिए की जो है वो 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण, 7 वर्ण, 8 वर्ण, 9 वर्ण। यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 इस तरह से आप लोगों ने देखा यहाँ पे पूरे 16 वर्ण हैं। देखिए 3, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 आप लोग भी गिन रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे 16 वर्ण है। अब यहाँ पे देखिए कैसे 15 वर्ण है। यहाँ पे 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 यहाँ पे 15 वर्ण हैं। तो वर्णों की हम कैसे गिनती करते हैं कि उसमें हम मात्राओं की गिनती नहीं करते हैं, सिर्फ क ख ग से रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं हम उन्हें गिनते हैं। तो इस तरह से ये वाणिक छंद के अंतर्गत आता है। तो देव घनाक्षरी का उदाहरण क्या है। झिल्ली झनकारे पीक, इसमें 8 वर्ण हैं। चातक पुकारे बन, इसमें 8 वर्ण हैं। मोरनी गुहारें उठे, इसमें 8 वर्ण हैं। जुगनू चमकी चमकी, इसमें भी 8 वर्ण हैं। तो कुल मिलाकर के 33 वर्ण हैं देव घनाक्षरी के अंतर्गत। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो अब हम आगे देखते हैं कि रूप घनाक्षरी का उदाहरण कैसे हम देखते हैं। तो देखो, ब्रज की कुमारिका वे 8 वर्ण, लीने सकसारी काब, यहाँ पे 8 वर्ण। ढावे कोक करिकानी 8 वर्ण। केशव सब निबाही 8 वर्ण। कुल मिलाकर के यहाँ पे रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण हैं। अब देखते हैं साधारण वर्णिक छंद में 26 वर्ण का छंद होता है। कैसे होता है। अमिताक्षर छंद को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। अमिताक्षर वस्तुतः घनाक्षरी के एक चरण के उत्तरांश से निर्मित छंद है, अतः इसमें 95 वर्ण होते हैं और 8वें तथा 7वें वर्ण पर यति होता है। यति अर्थात विराम, अर्थात जहाँ हमें रुकना होता है। ऐसे होते हैं जैसे चाहे जो करो शरण, यहाँ 8 वर्ण हैं। शरण तिहारे हैं 7 वर्ण हैं। तो कुल मिलाकर 95 वर्ण होते हैं साधारण वर्णिक छंद में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि वर्णिक छंद का हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मालिनी में किस तरह से 15 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या 15 यति 8 और 7 पर होती है। यति अर्थात विराम 8 और 7 पे होता है। कुल मिलाकर के इसमें 15 वर्णों की संख्या होती है। तो न म य ये तो मिलो तो मालिनी होवे, मिलो तो मालिनी होवे, इस तरह से यहाँ पे देखिए विराम आ गया है। अब यहाँ पे न गण है, न गण है, इस तरह से हम कैसे न गण में नगन, न गण में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मात्राओं की गिनती की हुई है। तो 1 2 3, यहाँ न गण में
3 मात्राएं, म गण में गुरु मात्राएं होती हैं, य गण में पहला गुरु 2 लघु होते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था य माता राजभान सलगा, उसी के अंतर्गत ये सारी मात्राओं को जोड़ा जाता है। न गण अर्थात न के बाद के 2 अक्षर को हमें गिनना होता है य माता राजभान सलगा के अंतर्गत। आप लोग मेरी अगर पहली वीडियो नहीं देखे होंगे वो देखिए, तो आपको ये बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। य गण में पहली मात्रा लघु होती है और 2 मात्राएं गुरु होती हैं। य गण में पहली मात्राएं लघु, 2 मात्राएं गुरु। म गण में तीनों मात्राएं गुरु होती हैं और न गण में तीनों मात्राएं लघु होती हैं। यहाँ भी न गण में तीनों मात्राएं लघु होती हैं। तो इस तरह से जोड़ने पर हमें पूरे 15 वर्ण दृष्टिगत होते हैं। तो प्रथम चरण, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, यहाँ पे यति आया। द्वितीय चरण में दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, यहाँ भी आया यति। तृतीय चरण, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ। चतुर्थ चरण, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये हरिऔध जी द्वारा रचित रचना है। इस छंद को आप लोग पढ़िए और इसके वर्णों की गिनती आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर य गण है, म गण है, न गण है। और अगर आपको और भी अधिक ब्रीफली जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके बीच बीच में जो मात्राएं होती हैं उसे लघु गुरु के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग खुद पता लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें कौन कौन से न गण हैं, कौन कौन से म गण हैं, य गण हैं, र गण हैं, क गण हैं। इस तरह से आप हमें बताइए। यह माता राजभान सलगा के अंतर्गत रखते हुए आप लोग मुझे गणों की पहचान बताइए कमेंट। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरह से छोटी वीडियो छंद की एक बना करके मैं आप लोगों को नॉर्मली सिर्फ य माता राजभान सलगा और उसके गुरु और लघु के चिन्हों को गिनना, समझना, वर्णों की गिनती करना, ये सब मैं आपको छोटी सी वीडियो बना करके बाद में दिखा दूँगी अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं वर्णिक वृत्त क्या है। तो वृत्त उस समछंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं। चारों चरण जो हैं वो समान होने चाहिए और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे वर्णिक वृत्त, गणबद्ध या गणात्मक छंद भी कहते हैं। 7 भ गण और 2 गुरु का मध्यंत सवया इसके उदाहरण है। जैसे देखिए, भ गण, भ गण, भग। तो इस तरह से हम भ गण को गिनते हैं। या लकुटी, अरु, कामरी, या पर, भ गण, गग। तो इस तरह से देखिए, या गुरु है, फिर लकुटी में गुरु है 1 और 2 लघु है। अरु में एक गुरु है और 1 लघु है। कामरी में 1 गुरु है और 2 लघु हैं। या में 1 गुरु है। पर में दोनों लघु मात्राएं हैं। तो इस तरह से हम गिन सकते हैं। राज तिहुपुर को तजिडारों, कुल 7 भगण प्लस 2 गुरु, 23 वर्ण, द्रुत, विलंबी और मालिनी आदि गणबद्ध छंद वर्णिक वृत्त के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा कि वर्णिक वृत्त क्या है। तो इस तरह से जो भ गण वाले शब्द होते हैं और जो सब समान मात्राओं में चारों चरण होते हैं वो कहलाते हैं वर्णिक वृत्त। अब हम देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु, गुरु, यति, गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों? तो जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु अर्थात छोटी, गुरु अर्थात बड़ी, यति मतलब जहाँ विराम होता है, विश्राम होता है वो, गति अर्थात उसका लय,
के आधार पर, मतलब ये चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पद की रचना की जाती है, जो दोहे सोरठे की रचना की जाती है, उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरे शब्दों में मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। तो मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें वर्णिक छंद के विपरीत वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है और वर्णिक वृत्त के अनुसार यह गणबद्ध भी नहीं है, बल्कि यह गण पद्धति या वर्ण संख्या को छोड़कर केवल चरण की कुल मात्रा संख्या के आधार पर ही नियमित है। दोहा और चौपाई आदि छंद मात्रिक छंद में गिने जाते हैं। दोहा चौपाई मतलब 2 लाइन के 4 लाइन के, वो अक्सर करके राइमिंग टाइप के ही होते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। दोहा के प्रथम तृतीय चरण में 93 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 99 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रथम चरण श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ 13 मात्राएं हैं। निज मन मुकुर सुधार, यहाँ 11 मात्राएं हैं। बरनौ रघुवर विमल जस, 13 मात्राएं, और जो दायक फल 4, यहाँ पे 11 मात्राएं हैं। तो इसमें क्या होता है, मात्रिक छंद का यही एक रूल है कि उसमें पहले और तृतीय में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं कि उपयुक्त दोहे के प्रथम चरण में 11 वर्ण और तृतीय चरण में 12 वर्ण हैं, जबकि कुल मात्राएं गिनने पर 13-13 मात्राएं ही दोनों चरणों में होती हैं। गण देखने पर पहले चरण में भ गण, न गण, ज गण और 2 लघु तथा तीसरे चरण में स गण, न गण, न गण, न गण है। अतः मात्रिक छंद के चरणों में मात्रा का ही साम्य होता है, न कि वर्णों या गणों का। मतलब यहाँ पर वर्ण और गणों से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ जो मात्राएं हैं वो 11-11 और 13-13 होनी चाहिए गिनने पर, और इसमें न गण, स गण, ये सारे भ गण, ये सारे गण जिसमें आते हैं वही गण होते हैं मात्रिक छंद के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से यहाँ पे यही है कि कोई भी दोहा हो, कोई भी सोरठा हो, कुछ भी हो, तो आप अगर उसे पढ़ करके उसकी मात्राओं की गिनती करते हैं तो प्रथम और चतुर्थ में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए, तो वो मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना समझा। अब हम देखते हैं प्रमुख मात्रिक छंद क्या है। तो सम मात्रिक छंद, अहिर 11 मात्रा, तोमर 12 मात्रा, मानव 14 मात्रा, अरिल पद्धरी पद्धटिका चौपाई सभी 16 मात्रा, पीयूष वर्ष समेरु दोनों 19 मात्रा, राधिका 22 मात्रा, रोला दिक्पाल रूपमाला सभी 24 मात्रा, गीतिका 26 मात्रा, सरसी 27 मात्रा, सार 28 मात्रा, हरि गीतिका 28 मात्रा, तांटक 30 मात्रा, वीर्य आल्हा 31 मात्रा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से 11, 13, 19, 24 इस तरह से जो मात्राओं वाला छंद होता है वो प्रमुख मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। अब अर्ध सम मात्रिक छंद क्या है। तो बरवै विषम चरण में 12 मात्राएं हैं, सम चरण में 7 मात्राएं हैं। दोहा विषम में 13 और सम में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। उल्लाला विषम 15, सम 13 मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक छंद क्या है। तो कुंडलियाँ, दोहा प्लस रोला, छप्पे, रोला प्लस उल्लाला, ये सब विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आती हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रमुख मात्रिक छंद क्या है। आगे हम देखते हैं मुक्तक छंद क्या है। तो जिस समय छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो। ठीक है, मतलब जिस समय छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, किसी भी तरह का, न तो वर्णों का प्रतिबंध हो न मात्राओं का प्रतिबंध हो, तो ऐसे चरणों के वर्णों की संख्या और क्रम समान हो और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं, मतलब कुछ भी निश्चित न हो, तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद कहलाते हैं। मतलब कुछ न हो, बस एक ताल मिलना चाहिए, एक दूसरी लाइन से एक दूसरी लाइन क्या ताल
राइम मिलते रहना चाहिए। तो ऐसे जो छंद होते हैं वो कहलाते हैं मुक्तक छंद। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं निराला की कविता जूही की कली। जूही की कली कविता आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी कविता मुक्तक छंद के ही अंतर्गत है। चरणों की अनियमित असमान स्वच्छंदता, गति और भावानुकूल यति विधान की मुक्त छंद की विशेषताएं। इसका कोई नियम नहीं है। यह एक प्रकार का लयात्मक काव्य है जिसमें पद या प्रवाह अपेक्षित है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। मतलब पहले लोग बहुत ज़्यादा मात्राओं वर्णों को ध्यान में रखते हुए बनाते, अब तो ज़्यादातर आप लोग जो भी कविताएं देखते हैं वो मुक्त छंद के ही अंतर्गत वो कविताएं लिखी जाती हैं। इसमें न तो वर्णों की गणना होती है और न ही मात्राओं की। भाव प्रवाह के आधार पर पद रचना होती है। मतलब बस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसमें किसी भी तरह का रोक टोक, बस अपनी भावना दूसरे तक पहुंच रही है वही है, उसे ही हम मुक्तक छंद कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होता है। तो ये मुक्तक छंद के अंतर्गत आता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आप लोग नहीं समझे हैं जहाँ भी जो भी टॉपिक, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं इसे और भी अच्छी तरह छोटा वीडियो और भी एक बना करके मैं आप लोग को नॉर्मली बताने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चों बाय बाय। और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना पहली वीडियो को देखे आपको दूसरी वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सीक्वेंस पार्ट वाइज है सारी वीडियो। तो आप पहला देखेंगे तो उससे रिलेटेड दूसरा है, तीसरा है। तो इस तरह से आपको मेरी सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो ही आपको ये छंद का पूरा मामला समझ में आएगा। तो बाय बाय बच्चों।